हेलो सीबीएसई 9th स्टैंडर्ड। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिस टॉपिक का नाम यहाँ पर दिया है। सेकंड टॉपिक है 9th स्टैंडर्ड का हिस्ट्री का, द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन। द आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि रिवॉल्यूशन की जो शुरुआत है वो कैसे हुई। एक्चुअली हमने इसके पहले 3 फिलोसोफर के बारे में डिस्कस किया। 3 फिलोसोफर। इन 3 फिलोसोफर ने कॉमन जनता को मतलब थर्ड स्टेट सोसाइटी को जो जो अच्छी बातें सिखाई, और वो अच्छी बातों से वो इतने प्रेरित हो गए कि अभी वो डिमांड करते थे किंग से कि हमें ये ऐसा ऐसा अपना देश होना चाहिए। ऐसे वो डिमांड रख सकते थे। तो एक्चुअल हुआ कैसे तो लुइस 16 जो है हैड टू इंक्रीज टैक्सेस। तो जो लुइस 16 था वो अलग अलग टैक्सेस वो हमेशा इंपोज करता था, लेकिन वो खुद अकेले टैक्सेस डिसाइड नहीं कर सकता था। तो उसके लिए वो क्या करता था, उनकी एक प्रोसीजर थी। प्रोसीजर ऐसी थी कि पहले तीनों स्टेट को बुलाना पड़ता था। हमने इसके पहले लिया था 3 स्टेट। फर्स्ट स्टेट क्लर्जी, सेकंड स्टेट नोबिलिटी, थर्ड स्टेट थे कॉमन पीपल। और तीनों लोगों को उन्होंने उस पीरियड में बुलाया। और उनकी जो प्रोसेस थी कि पहले जो टैक्सेस बनाए थे उन्होंने वो 1614 तक का प्रोसेस उनका हो गया था, लेकिन जो न्यू टैक्सेस उनको अभी वो स्टार्ट करने वाले थे, नए टैक्सेस वो इंपोज करने वाले थे थर्ड स्टेट सोसाइटी के ऊपर। इसी वजह से यहाँ पर दिया है कि अ मीटिंग ऑफ द स्टेट जनरल 5 मई 1789 वर्साइल्स। वर्साइल में एक बहुत बड़ी ग्रैंड मीटिंग बनाई गई। इतनी बड़ी अच्छी मीटिंग बनाई कि उनको अच्छी तरह से उस वर्साइल को अच्छी तरह सजाया गया। उनको एक जो पैलेस था उसको इतना अच्छी तरह से डेकोरेट किया गया, क्योंकि वहां पर तीनों स्टेट के लोग वहां पर आने वाले थे। तो तीनों स्टेट वहां पर आने वाले थे, सबको उनको बुलाया गया था। इसमें दिया था फर्स्ट एंड द सेकंड स्टेट से 300 तो 300 जो लोग हैं, फर्स्ट स्टेट से 300 लोग आए थे, सेकंड स्टेट से 300 लोग आए थे, और थर्ड स्टेट जो थे उसमें 600 मेंबर आए थे। और उनको एक्चुअली हुआ ऐसे, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट इनको ही बैठने के लिए जगह दे दी गई पैलेस में, बाकी लोगों को ऐसे कोई जगह दी नहीं, और उनको एकदम पीछे ऐसे खड़े वहां पर उनको खड़ा रखना पड़ा उनको अपने। और वहां पर कम से कम 600 जो लोग हैं वहां पर खड़े रहे, कुछ भी उनको अधिकार नहीं दिया। तो समझ लो वहां पर डिस्क्रिमिनेशन ज्यादा हो रहा था। तो ऐसा एग्जांपल हम लेते कि फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोगों से ऐसा उन्होंने किया नहीं, लेकिन जो थर्ड स्टेट सोसाइटी थी उनको वहीं पर बाजू में वैसे ही जो लोग बैठे थे वहां पर उनको वहां पर खड़े रहना पड़ा। वहां पर बाद में ऐसा हुआ, वहां पर ऐसा हुआ कि 4000 लेटर से वहां पर डिस्कस होने वाला था, लेकिन ऐसा कुछ खास डिस्कशन हुआ नहीं। और वहां पर जो तीनों स्टेट सोसाइटी थी, तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखना है, ये थर्ड स्टेट के लोग तो आए थे, सिर्फ वहां पर एजुकेटेड मेंबर्स आए थे। जैसे कोई वहां पर एजुकेटेड लोग हो, जैसे टीचर हो सकते हैं, लॉयर है, ऐसे लोगों को सिर्फ थर्ड स्टेट वालों को बुलाया गया। और जो उसमें वीमेन है, जो आर्टिशियन लोग है, पीजेंट है, उनको अंदर एंट्री नहीं थी। तो एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि वहां पर डिस्क्रिमिनेशन हुआ, इतना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो गया कि समझ लो कि थर्ड स्टेट वहां पर डिससैटिस्फाइड हो गया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये थी कि जो वहां पर टैक्सेस के लिए सबको वोटिंग, सबको क्या था, सबको एक ही आदमी को वोट करने के लिए किंग ने बोला। जो किंग था लुइस 16, उसने डायरेक्टली बोला कि जो आप 300 लोग आए हैं और 600 मेंबर हैं, उनको सबको एक एक वोट करना है। तो प्रॉब्लम ऐसा हुआ कि जो थर्ड स्टेट सोसाइटी थी वो डिससैटिस्फाइड थे। वो बोलते उन्होंने कि एक इलेक्शन होना चाहिए, एक वोटिंग होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट नाम का जो किताब है रूसो की पढ़ी थी, और उसमें अच्छा ऐसा लिखा गया था इलेक्शन होना चाहिए, वोटिंग होनी चाहिए, तब जाके एक अच्छा एक देश अच्छा मेंटेन हो सकता है। लेकिन किंग ने डायरेक्टली रिजेक्ट किया। राजा ने बोला, मतलब लुइस 16 ने बोला कि हम ऐसा कोई इलेक्शन नहीं करवाने वाले, ऐसा कोई भी यहाँ पर वोटिंग वगैरह होने वाला नहीं है कि एक एक आदमी को वोट करने के लिए दिया जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ कि थर्ड स्टेट सोसाइटी के साथ हमेशा ही अन्याय होता रहा, और क्योंकि टैक्सेस सिर्फ कौन भरता था, टैक्सेस सिर्फ थर्ड स्टेट सोसाइटी भरती थी। तो वो पुअर लोग, एक्सपर्ट उनको ज्यादा होता था, एक्सपर्ट इतना ज्यादा होता था कि वो कभी भी टैक्सेस भरते होते उनके पास पैसा रहता ही नहीं था। इसी वजह से कहीं ना कहीं टैक्सेस बंद करना चाहते थे, इनका मेन मकसद था।
लेकिन जब राजा ने बोला कि हम ऐसा कोई इलेक्शन नहीं करवाने वाले, तो वहां से वो लोग निकल गए। और निकलने के बाद वो उनको डेमोक्रेटिक राइट्स की उन्होंने डिमांड की थी, लेकिन वहां पर किंग ने मानी नहीं, वहां से निकल गए। और 20 जून एंड इंडोर टेनिस कोर्ट में, वहां पर उन्होंने जो एक टेनिस कोर्ट था वहां पर आकर उन्होंने नेशनल असेंबली घोषित कर दी। बोला आज हम यहाँ पर नेशनल असेंबली घोषित करते हैं। और उस नेशनल असेंबली में होगा क्या, तो किंग की जो पावर है उसको लिमिटेड करेंगे, मतलब पावर कम करेंगे। जब तक उसके पावर कम नहीं होंगे तब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं। और उन्होंने वहां पर एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते थे, वो एक असेंबली थी, उस वहां पर एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते थे। उनका मेन मकसद था कि राजा को कंट्रोल में रखा जाए, वो अपने पावर का जो मिसयूज ज्यादा करता था वैसा होना नहीं चाहिए। और एक्चुअली वहां पर ऐसा हुआ, नेशनल असेंबली में लीडर बने मिराबू और अबे सिया नाम के दो आदमी वहां के लीडर बने। और दोनों के दोनों अगर देखा जाए फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट से कनेक्टेड थे, रिलेटेड थे। लेकिन इन्होंने उनको ये लगता था कि कहीं ना कहीं थर्ड स्टेट लोगों के ऊपर जो अन्याय हो रहा है वो बहुत ही खराब हो रहा है। अगर हम यहाँ पर उनके सपोर्ट करेंगे तो अच्छा होगा। तो ये पॉइंट हमने यहाँ पर लिया है। उसका मेन मकसद था कि कहीं ना कहीं ये नेशनल असेंबली से राजा को कंट्रोल करें, ये इस पॉइंट में दिया है। तो राजा ने खुद अपने पावर को बढ़ाने के लिए कुछ टैक्सेस बढ़ाना चाहते थे, जो थर्ड स्टेट सोसाइटी कंप्लीटली डिससेटिस्फाइड थी। मतलब वर्साइल की जो मीटिंग हुई वो एकदम सक्सेसफुल नहीं हुई, जनता डायरेक्टली उनके खिलाफ में गई। और मिराबू और अवेसिया जैसे जो लोग हैं, जो लीडर थे, वो देखा जाए तो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट से रिलेटेड थे उस टाइम में, उन्होंने उसके खिलाफ में जाना शुरू कर दिया। अभी हमने जो शुरू किया था द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन, मतलब इसका मतलब होता है कि क्रांति की शुरुआत कैसे हो गई। जैसे अभी हमने लिया था कि जो इंडोर टेनिस कोर्ट था, इस टेनिस कोर्ट में को नेशनल असेंबली घोषित कर दी। और पूरी जो थर्ड स्टेट सोसाइटी थी, जिनको लगता था कि जो किंग है इनका राज पूरा हटना चाहिए। इसी वजह से क्या हुआ कि इसमें जो एक्चुअली जो लीडर थे नेशनल असेंबली के, वो थे मिराबू, वो नोबिलिटी से रिलेटेड थे। अवेसिया जो है वो क्लर्जी से रिलेटेड थे। एक्चुअली हुआ ऐसे कि मिराबू, इनको लगता था, वो भले ही नोबिलिटी से रिलेटेड थे, कि उनको लगता था कि जो अधिकार कुछ सोसाइटी को ज्यादा दिए हैं वो होने नहीं चाहिए। जो उनको बहुत ज्यादा जो जमींदारी जो है, लैंडलॉर्ड बहुत सी जमीन उनके नाम पर कर दी थी, वो नहीं होना चाहिए, कहीं ना कहीं ऐसा मिराबू को लगता था। और अभी से इनको भी ऐसा लगता था, वो एक्चुअली देखा जाए तो वो क्लर्जी थे, कि कहीं ना कहीं थर्ड स्टेट पर बहुत ज्यादा अन्याय हो रहा है। इसी वजह से हुआ कि अवेसिया जो है, इन्होंने तो ये लिखा कि थर्ड स्टेट के लिए जो वो कौन है और उनको जो अधिकार दे रहे, तो उसके ऊपर उन्होंने पॉम्पलेट लिखा। इतना पॉम्पलेट बनाकर उन्होंने अलग अलग जगह बांटना शुरू कर दिया। इसका मेन रीजन ये है कि पॉम्पलेट के जरिए उन्होंने थर्ड स्टेट वालों को जगाना शुरू कर दिया। और वहीं पर सबसे ज्यादा इतना अच्छा काम हुआ कि अवेसिया के कारण जो सोसाइटी थी, जो उस टाइम में अवेयर नहीं थी, वो अवेयर होने लगी कि कहीं ना कहीं इन दो लोगों के कारण, देखा जाए थर्ड स्टेट से मतलब ये रिलेटेड नहीं थी मिराबू और अवेसिया, लेकिन फिर भी इन्होंने जो काम किया उस टाइम में, नेशनल असेंबली के वो लीडर थे, उन्होंने अच्छा काम किया। और इन्होंने के टाइम में एक अच्छी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वह इंडोर टेनिस कोर्ट में वो बनने लगी। बाद में ऐसा हुआ कि जैसे वहां पर वर्साइल में जो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन लिखना शुरू हो गया था, तो सेम उसी पीरियड में अलग अलग जगह पर लोग डिससेटिस्फाइड हो रहे थे और लोगों ने राजा के खिलाफ जाना शुरू कर दिया। थर्ड स्टेट सोसाइटी जो थी वो डायरेक्टली राजा के खिलाफ भी जाने लगी। उसका मेन कारण था अ बैड हार्वेस्ट। ये कारण क्या हुआ? द प्राइस ऑफ ब्रेड हाई, जो प्राइस थे ब्रेड के वो ज्यादा बढ़ रहे थे और कॉमन जनता के पास इतना पैसा भी नहीं था कि वो पैसे से ब्रेड वगैरह खरीद सकते हैं। क्योंकि मेन रीजन ये था कि विंटर ज्यादा वहां पर वो ज्यादा कोल्ड था, जिसके कारण वहां पर क्रॉप भी अच्छे नहीं हो रहे थे और अच्छे न होने के कारण प्राइस इतने मार्केट में इतने बढ़ गए थे। एक तो उनकी पहले वेजेस कम थी और उतना प्राइसेस बढ़ रहा था। इसकी वजह से ऐसा हुआ कि जो वहां पर जो ब्रेड के शॉप थे वहां पर विमेन लोगों ने अपना गुस्सा दिखाया, वहां पर तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। यहाँ पर ये देखते हैं। बाद में ऐसा हुआ कि 14 जुलाई डिस्ट्रॉयड द बैस्टिल। कॉमन जनता को ये लगता था कि अभी हम जो जनता थी वो डायरेक्टली डिससेटिस्फाइड हो गई थी और वो
वो बैस्टर पर जाकर अटैक कर रही थी और राजा ने भी उनको खत्म करने के लिए आदेश दे दिया था। और जो ट्रुप्स है मतलब वहाँ की सेना जो है वो पेरिस में घुस गई थी और वो कॉमन जनता पर अटैक करना चाहती थी। बाद में ऐसा यहाँ पर दिया कि द लॉर्ड ऑफ द मैनर हैड हायर्ड, जो लैंडलॉर्ड लोग थे मतलब नोबिलिटी जो थे, तो नोबिलिटी लोगों ने वहां पर क्या किया था, एक अफवाह वहां पर फैलने लगी कि कुछ जो लोग हैं जो टाइप के मैनर्स बोलते हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं जैसे कि अपने यहाँ पर डाकू लोग रहते हैं, तो वैसे वहां पर ऐसे कुछ लोग हैं उन्होंने हायर किए हैं और वो क्या कर रहे हैं, वो हु वेयर द डिस्ट्रॉय द राइप ऑफ क्रॉप्स, जो किसान थे वहां के, जो पीजेंट थे वहां के, पीजेंट की क्रॉप को डिस्ट्रॉय करने वाले हैं, ऐसी अफवाह फैलने लगी। और लैंडलॉर्ड लोग ये खुद कर रहे हैं कुछ लोगों को हायर करके, और जिसकी वजह से मतलब ये गरीब लोग हैं मतलब थर्ड स्टेट सोसाइटी है, पीजेंट है, उनका पूरा क्रॉप डिस्ट्रॉय होने वाला था। ऐसे अफवाह फैलने के कारण वो पूरे पीजेंट डायरेक्टली जो ग्रेन के जो शॉप थे उनको लूटना शुरू कर दिया। उन्होंने पूरा का पूरा जो ग्रेन शॉप है वो लूटमाट करना शुरू कर दिया। पुराने जो डॉक्यूमेंट थे जो वहां पर जैसे एग्जांपल लेते कि तो वहां पर उसको ऑफिसेस थे, ऑफिसेस में उनके जो डॉक्यूमेंट थे जिनके ऊपर कुछ लोगों पर टैक्सेस थे, किसी लोगों को कर्जा था, उन्होंने पूरे डॉक्यूमेंट निकालना शुरू कर दिया और उनको जलाना शुरू कर दिया। और अलग अलग जगह पर उन्होंने लूटमाट इतनी बचा दी कि राजा अभी ये समझ रहा था कि ज्यादा वक्त तक वो इस देश पर कंट्रोल नहीं कर सकता। ये सबसे बड़ी बात इंपॉर्टेंट है कि जो थर्ड स्टेट सोसाइटी है, इन थर्ड स्टेट सोसाइटी को डायरेक्टली लग रहा था कि ये अभी कुछ भी कर सकते हैं, किंग का पूरा पावर निकल सकता है, और राजा डर रहा था। और इसी कारण क्या हुआ, 4 अगस्त 1789 में उसने कॉन्स्टिट्यूशन को रिकॉग्नाइज कर दिया, बोला कि चलो ठीक है आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, हम उनको मानते हैं। और इसी वजह से पहली बार उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को हाँ बोल दी। और कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी होगा, जैसे उसमें इलेक्शन होगा, उसमें जो जो वहां पर उसमें लिखा गया था वो सब कुछ होने वाला था। फिर भी राजा ने हाँ क्यों बोली, मेन कारण क्या था, एक्चुअली उसको लग रहा था कि थर्ड स्टेट सोसाइटी अभी वो उसको खत्म भी कर सकती है, उसका पावर पूरा निकल सकता है, क्योंकि उसका अभी अनकंट्रोल वो हो सकता है, कहीं पर भी उसका चल नहीं रहा। सभी उसने पावर यूज किए थे उधर उस पीरियड में, लेकिन उसको ये समझ में आने लगा कि किंग रहे, अगर हमें अच्छी तरह से देश को राज करना है तो क्यों ना हम थर्ड स्टेट ने बनाया हुआ जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको मानना ही पड़ेगा। तो पहली बार 4 अगस्त 1789 में उसके जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था वर्साइल में, उसको उसने रिकॉग्नाइज किया और बोला कि ठीक है हम आपका कॉन्स्टिट्यूशन मान लेते हैं। एक्चुअली उसमें लिखा क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट था जो वहां पर जो टैक्सेस थे, जैसे क्लर्जी के अलग टैक्सेस थे, चर्चेस को अलग टैक्स देने पड़ते थे, टेली नाम के जो डायरेक्ट टैक्सेस थे वो पूरे अबिलिश कर दिए। अबिलिश टैक्सेस का मतलब होता है टैक्सेस पूरे निकाल दिए। पहली बार ऐसा हुआ कि जो किंगडम था उसको टू बिलियन लायर का इतना नुकसान तो हो गया, फिर भी उसको ये लगा कि थर्ड स्टेट सोसाइटी ने राजा पर कंट्रोल किया, राजा के अधिकार को कंट्रोल में रखा। ये सब कुछ क्यों हुआ, एक यूनिटी के कारण। जो थर्ड स्टेट सोसाइटी के लोगों की जो यूनिटी थी, उनमें खास मीरापुर अभिषेक जैसे लोगों ने, ग्रेट लोगों ने उनको उस पीरियड में सपोर्ट किया। भले ही थर्ड स्टेट से वो कनेक्टेड नहीं थे, फिर भी उन्होंने सपोर्ट किया। और पहली बार 4 अगस्त 1789 में उनका कॉन्स्टिट्यूशन माना गया और राजा भी उसके कंट्रोल में आ गया और राजा के अधिकार को लिमिटेड कर दिया गया। ये इस पॉइंट से हमें समझ में आ जाता है। हेलो सीबीएसई 9th, अभी हम नया पॉइंट लेते हैं, फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। क्या रहता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची? कॉन्स्टिट्यूशन 1791 इस ईयर में बन गया और राजा ने उसको मान भी लिया, क्योंकि नहीं मानता तो उसका पूरा किंगडम चला जाता। इसी वजह से क्या हुआ कि किंग तो जिंदा है, इसी वजह से इसको नाम दिया फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। मतलब मोनार्ची थी, वहां पर जो किंग है वो था ही, और उसके अंडर में जो है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी बॉडी काम करती है। वो पहले कैसा था कि जो किंग था वो किंग खुद ही पहले लेजिस्लेचर था, खुद ही पहले एग्जीक्यूटिव था और खुद ही वो जुडिशरी था, मतलब सभी काम वो अकेला ही करता था।
लेकिन बाद में ऐसा हुआ इन तीनों पावर को डिवाइड किया गया। जो फिलोसोफर है, फिलोसोफर की वजह से फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि फ्रांस में पावर को डिवाइड किया गया और मॉन्टेस्क्यू के विचारों से प्रेरित होके ये तीन पार्ट बनाए गए, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर में आज जैसे एग्जांपल लेते हैं, वहां पर जैसे एक असेंबली रहती है। एग्जीक्यूटिव में जो एक्चुअल वर्क करते हैं, इन्फोर्समेंट करते हैं इस पूरे लॉ को, मतलब ये लॉ पास करेंगे, ये इसको इन्फोर्समेंट करेंगे। जुडिशरी है, मतलब जस्टिस करने के लिए अलग एक पार्ट बनाया गया था। तो अभी राजा को कहीं ना कहीं पावर जो थे वो कंट्रोल में आ गए थे। राजा जैसे पहले जैसे वो अपने पावर का जिस टाइप से यूज करता था वैसे वो नहीं कर सकता था, ऐसा पहली बार फ्रांस में हो गया था। तो कहीं ना कहीं राजा अभी ऐसे टैक्सेस बढ़ाना, उसके मन में आया वैसे जो करना, वो ऐसा बंद हो गया था। मतलब अभी राजा तो वही काम कर सकता है जो लेजिस्लेचर मानती है, एग्जीक्यूटिव बॉडी मानती है, जुडिशरी बॉडी करती है। मतलब जुडिशरी जो है एक अलग डिपार्टमेंट है जहाँ पर जस्टिस होता था, एग्जीक्यूटिव में सिर्फ इन्फोर्समेंट करते थे, लेजिस्लेचर में एक नेशनल असेंबली थी, ये तभी वो सब कुछ काम हो सकता था। तो पहली बार ये सब कुछ काम वहां पर हो गया। तो यहाँ पर दिया जो राइट टू वोट है, एज ऑफ 25 ईयर के ही लोगों को दिया गया, मतलब वोटिंग का अधिकार सबको नहीं था। जो 3 दिन का जो लेबर चार्ज है वो टैक्सेस के हिसाब से अगर देते हैं तो समझ लो वोट कर सकते हैं। विमेन को वोटिंग का बिल्कुल अधिकार नहीं था। नेशनल असेंबली सबसे ज्यादा पावरफुल बनाई गई थी। 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन पास करने के बाद हुआ क्या, नेशनल असेंबली में वहां पर एक्चुअली इलेक्शन होता था, उसके जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो लोग जित कर आते थे, बाकी जो लेजिस्लेचर में लोग को सिलेक्ट करते थे और वो उस पीरियड में लॉ पास कर सकते थे, बाकी सबको अधिकार नहीं था। मतलब इसमें वीमेन को कोई अधिकार नहीं थे। और वोटिंग का अधिकार एज ऑफ 25, जिसकी एज 25 है या उससे ज्यादा है वही लोग वोट कर सकते हैं, बाकी लोग उसमें वोट नहीं कर सकते। उसमें और एक बताया मैंने अभी, जो 3 दिन का जो लेबर चार्ज है वो देने का टैक्सेस के हिसाब से देना पड़ता था। अगर वो पे करते हैं तो वो एलिजिबल है वहां पर वोट करने के लिए, अदरवाइज वो नहीं कर सकता। तो उसमें ऐसे कुछ राइट्स बनाए, जैसे डिक्लेरेशन ऑफ द राइट करके ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया गया। डिक्लेरेशन ऑफ राइट में पहली बार एक ह्यूमन राइट्स के तमाम उनके अधिकार हो गए। राइट टू लाइफ का अधिकार उनको मिला, फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार मिला, नेचुरल राइट्स मिले, और ये अधिकार अभी कोई छीन नहीं सकता। ऐसे पहली बार अधिकार वहां पर पास किए गए। तो समझ लो कि जो किंग के अधिकार थे, वो किंग के जो राइट्स थे वो कम हो गए। अभी इसके जो नीचे जो तीनों पार्ट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी है, ये मानेंगे तो भी सब कुछ हो सकता है। राजा खुद वो डिसाइड नहीं कर सकता है, ऐसा इस पॉइंट में ध्यान में रखना है। तो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स में राइट टू लाइफ, जीवन जीने का अधिकार, थर्ड स्टेट हो, वो भले पुअर हो, वो पीजेंट हो, आर्टिशियन हो, जीवन जीने का उनको अधिकार है, ऐसा उनको अधिकार मिला। फ्रीडम ऑफ स्पीच, मतलब अपने विचार को वो एक्सप्रेस कर सकते थे, बुक लिख सकते थे, न्यूज़पेपर में जो अपने आर्टिकल्स लिख सकते थे, ऐसा अधिकार उनको दिया गया। नेचुरल राइट्स से मतलब जो नेचुरल राइट्स जो सभी लोगों को मिलना चाहिए वो राइट्स उनको मिले। तो पहली बार ऐसा हुआ, कहीं ना कहीं फ्रांस में थोड़े चेंजेस आ गए थे, और वो चेंजेस ये थे कि कहीं ना कहीं थर्ड स्टेट के फेवर में कुछ काम हुआ, लेकिन पूरा नहीं हुआ, क्योंकि फिर भी जो किंग है वो अच्छा नहीं है, देश में जो अपने काम कर रहा है वो अच्छी तरह से निभाता नहीं था। लेकिन बाद में और चेंजेस आते हैं, तो वो चेंजेस कैसे रहेंगे हम बाद में लेते हैं। तो इस पॉइंट में ध्यान में रखना है कि फ्रांस कैसे एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची नाम की कंट्री बनी है।